हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा और लास्ट पार्ट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन से। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अतीत के बारे में जानने के लिए जो स्रोत होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला है पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे गए ग्रंथ। इसके अलावा अभिलेख जो पत्थरों पे लिखे जाते थे, और पुरातात्विक खोजें जैसे कि मंदिर, बिल्डिंग, सिक्के, पुराने बर्तन, पुराने गहने, पुरानी मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें पुरातात्विक अभिलेखों में आते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कंकाल हो गए या वनस्पतियों के अवशेष हो गए, जानवरों के अवशेष हो गए, ये चीज़ें भी पुरातात्विक खोजों में आती है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में आखिरी में पढ़ी थी। इसके आगे आज हमें स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक जो तस्वीर दिखाई गई है, ये अशोक के एक अभिलेख की है, जो ईसा पूर्व से लगभग 250 ईसा पूर्व से पहले लगभग 250 या 260 ईसा पूर्व के समय का ये अभिलेख है। और ये जो पाया गया है ये कंधार में पाया गया है। तो ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला था। इसकी खास बात यह है कि 2 भाषाओं में है। इसमें क्या है, 2 भाषाएं या 2 लिपियां इस्तेमाल करी गई हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है। पहली लिपि है वो ग्रीक की है, और दूसरी लिपि जो है वो अरमाइक। ठीक है। अरमाइक, ये 2 लिपियां हैं। ठीक है। जो अर्मेनिया का क्षेत्र जिसको आज आप जानते हैं, वहीं से ये भाषा आती है। इस अगर आप ये देखें तो इसमें लिखा गया है, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग कक्षा 8 में पढ़े हैं। कुछ लिखते हैं इसमें, देखिए लिखा हुआ, लिपियां अक्षरों व संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं। खास बात यह यहाँ पर है कि इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक भाषाएं 2 भिन्न लिपियों में होती हैं। ठीक है। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाएगा कि 2 भाषा या 2 लिपियों में लिखा गया अभिलेख जो अशोक द्वारा लिखाया गया था वो कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है। या 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख जो कंधार से प्राप्त हुआ उसे किसने गुदवाया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि ये सिक्का है, और जैसे ये है मटका दिया हुआ है, तो ये सब पुरातात्विक खोजों में आता है। ठीक है। और पुराने जानवरों के अवशेष वगैरह भी पुरातात्विक खोजें ही होती हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि जो अतीत है वो एक या अनेक। ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जैसे बात करते हैं, यहाँ पर अतीत को बहुवचन तरीके से इस्तेमाल किया गया है, मतलब इस शब्द को बहुवचन बनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोई भी समाज होता है या कोई भी सभ्यता होती है वो कई लेवल में बटी होती है। मतलब समाज में अलग अलग तबके होते हैं। एक राजा या अमीर लोगों का तबका होता है, एक वर्कर्स का होता है, किसान होते हैं अलग। तो समाज में भांति भांति के काम करने वाले भांति भांति के लोग होते हैं। तो उनके जीवन की कठिनाइयां और उनके जीवन के जो चैलेंजेस होते थे, उनकी लाइफस्टाइल जो होती थी, कल्चर होता था, सब एक दूसरे से अलग होते थे। राजा के महल में अपनाए जाने वाले रीति रिवाज और कस्टम्स और उनकी शादियों के तरीके एक उस जमाने के किसान के घर में अपनाए गए शादी के तरीके, खान पान और रीति रिवाजों से बहुत भिन्न होते थे। ठीक है। तो आप ये समझिए कि अलग अलग समाज का तबका है और उनके रहन सहन, खान पान अलग अलग होते थे, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं हो सकते। इसीलिए अतीत की जब बात करते हैं तो वो अतीत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकता है। बस इस बात को ही इसमें समझाया गया है। ठीक है। जैसे कि स्टार्ट करती है बुक, क्या, अलग अलग समूहों के लिए लोगों के अतीत अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक या कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल सही बात है। राजा रानी कहाँ एक ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं, कृषक और पशुपालक क्या कर रहे हैं, वो अपने पशुओं के चारे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कृषक दिन रात मेहनत कर रहा है अनाज उगाने के लिए। इसी तरीके से उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह कर। क्यों? क्योंकि अंडमान द्वीप समूह काफ़ी एक तरीके से जंगल वाला एरिया है, जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है, समुद्र का पानी है, तो खेती वेती का उतना स्कोप नहीं है। तो वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, वो समुद्री जो भोजन है उस पर निर्भर करते हैं। उत्तर प्रदेश के आप क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर गंगा यमुना का दोआब है, तो वहाँ पर बहुत तरीके की फसलें होती हैं, इसलिए वहाँ पर शाकाहारी होना ज़्यादा स्वाभाविक है। इसी तरीके से
उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो आपने आज से पहले नोटिस किया होगा कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में अक्सर हम वॉर या जो किंग हैं, राजा हैं, इन सब की बात तो बहुत करते रहते हैं, पर जो आम जनता है, जैसे कि किसान हो गए, ठीक है, या कामगार हो गए, तो इनकी जो कहानियां हैं ये आपको बहुत कम इतिहास में देखने को मिलेंगी। सारा का सारा इतिहास आप मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत सब पढ़ते हैं, आपने सब में क्या पढ़ा, इस राजा ने क्या किया, उस राजा ने क्या किया, उस रानी ने क्या किया, सब कहानियां राजा रानी। क्यों? क्योंकि ये बड़े लोग थे, इनके पास में लेखन के लिए इतिहासकार होते थे जो इतिहास लिखते थे, इनके पास में सुविधाएं होती थी आपने जीवन के लिए लिखने के लिए, ठीक है, कि आपने जीवनी लिख ली, ये सारी चीजें कर ली। लेकिन आम आदमी क्या करता था? आम आदमी के पास में ना इतना समय होता था, ना इतना धन होता था कि वो अपने जीवन की कठिनाइयों को उस समय पर लिख सके। उस समय पर लिख सके की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय पुस्तकों का, कागज का प्रचलन नहीं था, तो पुस्तकें लिखना काफी कीमती और मेहनती काम होता था। तो कोई भी इंसान जो साधारण जीवन जीता था वो एक तरीके से लिखित चीजों को रखना उसके लिए मुश्किल होता था। अब तिथियों का मतलब, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको BCE, BC और AD के बारे में बताया गया है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 इसे लिख देते हो, ठीक है। तो 2000 वर्ष के बाद से आता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व हिंदी में या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानेंगे, ठीक है। तो मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि BCE का मतलब है बिफोर कॉमन इरा, CE का मतलब है कॉमन इरा, AD का मतलब है एनो डोमिनी, ठीक है। बस इसके अलावा आपको और कुछ इसमें से जानने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन इरा से पहले इसको क्राइस्ट इरा या बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, पर दुनिया में बहुत सारे लोग थे या समुदाय ऐसे हैं जो क्राइस्ट को नहीं मानते थे या क्राइस्ट उनके लिए भगवान नहीं थे, तो उन्होंने क्राइस्ट का वर्ड एक तरीके से अपनाने से इनकार कर दिया, तो उस क्राइस्ट वर्ड को एक कॉमन इरा या कॉमन वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया। इसीलिए आज के समय में हम लोग इसको कॉमन इरा और बिफोर कॉमन इरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी AD, अब देख लीजिए, अंग्रेजी भाषा में BCE मतलब हिंदी में ईसा पूर्व से तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट से होता है। कभी कभी तुम इन तिथियों के लिए AD लिखा देखोगे तो एनो डोमिनी होता है, जो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब AD का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सेंचुरी। AD का मतलब हो गया फर्स्ट CE, ठीक है। इसके अलावा कॉमन एरा, BCE तथा बिफोर कॉमन एरा प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश लोगों में इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष आरंभ हुआ। 200 वर्ष आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ खास ऐसा नहीं बचा है जो आपके मतलब एग्जाम में आने वाला हो। बस ये बच्चा एक चीज बचता है कि जैसे अभी हम लोगों ने कंधार के अभिलेख की बात करी थी, वैसे ही मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेटा नामक एक कस्बा है, यहाँ से भी एक पत्थर मिला है जिसमें 3 भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि कांधार में 2 भाषाएं या 2 लिपियां इस्तेमाल करी गई हैं। उसी तरीके से आपको बस याद रखना है कि मिस्र के रेसेटा से 3 लिपियों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक वर्ड और आता है कि कारतूस। अब सीटेट में पूछेगा कारतूस क्या होता है, तो कारतूस में आपको बताना है कि जो राजा और रानी के नाम के लिए जो एक जगह रखी जाती थी उसे हम लोग कारतूस कहते थे। इसके बाद विद्वानों तथा यूनानी, मिस्री, संस्कृत, अलग अलग बात मिस्री, ये सब ठीक है, कुछ खास नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एक L अक्षर, तो वो पीछे जो लिपि बनाई गई है वो है। बस कारतूस किसे कहते हैं? राजाओं तथा रानियों के एक नाम के छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, उसे कारतूस कहते थे। राजाओं और रानियों के नाम के लिए एक स्पेशल कॉलम या जगह मान लीजिए जहाँ जिसे कारतूस कहते हैं। दूसरी चीज, रेसेटा नाम के कस्बे से 3 भाषाओं वाला एक अभिलेख मिला है। यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है। अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको PYQ करने हैं या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। जैसा आप बताएंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। मेरा तो टारगेट ये है कि अगले 1 महीने या 1.5 महीने के समय में पूरी NCERT का कंप्लीट करना है, तो उसके बाद में PYQ करते हैं। बाकी जैसा आप बताएंगे कमेंट में वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट दिखाते रहिए प्लीज़। कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करिए जिससे मुझे पता रहे कि आपको क्या समझने में दिक्कत हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है। जो भी चीज़ें हैं आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा और लाइक ज़रूर